ये क्या है? ये पेंसिल है ना? अच्छा, पहली बार देखा है मैंने। चलो कोई बात नहीं, पेंसिल है जानते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट हेडिंग भी देख लो, बहुत ही अच्छी है। ये हेडिंग है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहता क्या है? यंग ने बेसिकली वेव नेचर को प्रैक्टिकली प्रूव किया था, प्रैक्टिकली स्टडी किया था। इसमें कहा क्या गया था कि जैसे इंटरफेरेंस में होता क्या है, बेसिकली इंटरफेरेंस या व्यतिकरण है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि लाइट के अगर वेव नेचर को देखा जाए तो यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली एक लाइट सोर्स से डबल आपके लाइट सोर्स बनाए गए थे। सिंगल लाइट सोर्स से डबल लाइट सोर्स बनाया गया था। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस जगह पर ये आपका, ये जो लाइन आपकी खींची हुई है, यहाँ से कोई सिंगल लाइट सोर्स रखा हुआ है और यहाँ से जो भी लाइट वेव है वो स्लिट एस से, ये स्लिट है एस जिसका नाम है, और इससे यहाँ पर सर्टेन डिस्टेंस पे एक स्लिट आपकी एम रखी हुई है, फिर इससे यहाँ पर एक आपका पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है एन। अब इसमें ऑब्जर्वेशन हमें क्या करनी है? अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन हमारी बहुत आसान होगी। देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए सर थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस को डबल स्लिट के द्वारा प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक रूप से दिखाया। अब इसमें यहाँ पर एल एक पर्दा है, इसमें एक स्लिट ये बनाई गई है, रेखा छिद्र इसको कहते हैं। फिर एम एक पर्दा है, इसमें यहाँ पर डबल स्लिट बनाई गई है, ठीक है। और अगर आपको स्लिट देखना है तो स्लिट आपकी कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको दूसरी बुक से दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा ये स्लिट कुछ इस तरह से होती है। ये स्लिट कुछ इस तरह से होती है। देखिए यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लगाया जाएगा, फिर यहाँ पर ये सिंगल स्लिट है, फिर उसके सामने डबल स्लिट है, फिर यहाँ पर सामने स्क्रीन होगी, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है। और ये आपका दूसरी पब्लिकेशन सीबीएसई पैटर्न की बुक जो है, इसमें ये डायग्राम कुछ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो बुक टू बुक, बोर्ड टू बोर्ड ये आपका डायग्राम वेरी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस कॉन्सेप्ट सब सेम है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं। तो जब यहाँ पर ये प्रैक्टिकल किया गया तो यहाँ पर सिंगल लाइट सोर्स से डबल लाइट सोर्स बनाए गए, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेरेंस अगर सस्टेंड होना चाहिए उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि फेज़ डिफरेंस यानी कलांतर और पथांतर निश्चित होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रखा गया, इससे यहाँ पर वेव्स चलती हैं, इस स्लिट एस से गुजरती हैं और फिर ये जाकर के क्रमशः S1 और S2 पर जब पहुँचती हैं तो हाइगेंस का यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल काम करेगा और यहाँ से द्वितीयक तरंगाएँ निकलेंगी। द्वितीयक तरंगाएँ यानी कि वेव्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रकाश आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर आपको ये कुछ जो पैटर्न मिल रहा है, इस पैटर्न को हमें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर पर्दे पे जो चीज़ मिलती है, पर्दे पर यहाँ पर आपको कुछ पट्टियाँ मिलती हैं। पट्टियों को बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जाता है? फ्रिंज कहा जाता है। और यहाँ पर जो फ्रिंज मिलती है, पट्टियाँ मिलती हैं, वो ब्राइट डार्क ऐसे ऊपर की तरफ, ब्राइट डार्क नीचे की तरफ। ब्राइट का मतलब क्या हो जाता है? ब्राइट का मतलब आपका दीप्त हो जाएगा और डार्क का मतलब अदीप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस फटाफट एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे क्या किया गया? तो यहाँ पर सिंगल लाइट सोर्स है, इससे लाइट्स चलेंगी और फिर ये जाकर के वेव्स जो हैं S1 S2 से जब पास होंगी, ये आपका S1 S2 से सेकेंडरी वेवलेट्स पर्दे की तरफ बढ़ेंगी या पर्दे पर पहुँचेंगी। अब यहाँ पर ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से पूरा ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। जो जो चीज़ है मैंने बहुत आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे और अच्छा काम भी आपका हो जाए। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये तरंगाएँ पर्दे M व N के बीच एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कि ये तरंगाएँ यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगी, तब द्वितीयक तरंगाएँ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक दूसरे से मिलती हैं। तो देखिए इसमें दो तरह का पैटर्न है, एक डॉटेड लाइन का पैटर्न है, एक डार्क लाइन का पैटर्न है। इसमें आपको कुछ आर्क मिल लेंगे सॉलिड और कुछ आपको डॉटेड मिल, कंटिन्यूस आर्क मिल रहे होंगे। ये कंटिन्यूस आर्क है, ये आपको डॉटेड आर्क है। अब ऐसा क्यों किया गया, चलिए समझ लेते हैं फटाफट। होता ये है कि यहाँ पर अगर आप S1 S2 को सेंटर मान लीजिए और यहाँ पर दो तरह के आर्क आप प्लेस करिए, एक कंटिन्यूस आर्क प्लेस करिए और एक डॉटेड आर्क प्लेस करिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप प्रकार ऐसे रख करके ये आर्क आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं, इस तरह से, ये ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप मैथ्स में चाप लगाते हो बस वैसे ही, ठीक है। अब आगे फटाफट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपके अविच्छिन्न का मतलब है यहाँ पे कंटिन्यूस पर क्या हो रहा है, जो आपको ये कंटिन्यूस पॉइंट आपको दिख रहे हैं, कंटिन्यूस ये सारे, ये जितने भी कंटिन्यूस वाली लाइन है ये यहाँ पर ये देखिए, तो ये जितने आपके कंटिन्यूस आर्क हैं, कंटिन्यूस आर्क पे क्या देखेंगे, अविच्छिन्न चाप तरंगाओं के श्रृंगों को तथा अविच्छिन्न चाप के श्रृंगों को तथा अविच्छिन्न चाप गर्तों को प्रदर्शित करते हैं। तो आपका जो कंटिन्यूस आर्क है, ये वाले ये वाले ये वाले, ये आपको किसको दिखाएंगे, ये आपको श्रृंग को दिखाएंगे। और जो आपके डॉटेड आर्क हैं, ये डॉटेड आर्क किसको दिखाएंगे, ये वाले, जैसे कि ये आपके गर्त को दिखाएंगे।
अब आगे देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, जिन स्थानों पर एक तरंगा का श्रृंग दूसरी तरंगा के श्रृंग से मिल रहा है। श्रृंग का मिलने का मतलब क्या हो गया, आपके कंटिन्यूस आर्क जहाँ मिल रहे हैं, कंटिन्यूस आर्क आपको देखिए कहाँ मिला है, ये देखिए कंटिन्यूस आर्क यहाँ मिल रहा है, ठीक है, एक कंटिन्यूस आर्क यहाँ मिल रहा है, एक कंटिन्यूस आर्क यहाँ मिल रहा है। ऐसे ये देखिए कई सारे स्पॉट हैं जहाँ पे कंटिन्यूस आर्क मिल रहा है। कंटिन्यूस आर्क का मतलब मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पे श्रृंग बनेगा, और श्रृंग से अगर श्रृंग मिल जाए इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और व्यतिकरण वहाँ पे संपोषी होगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि उन स्थानों पर दोनों तरंगाएं एक ही कला में, यानी कि श्रृंग से श्रृंग गर्त से गर्त मिले। तो जहाँ पे सॉलिड आर्क मिल रहा है, कंटिन्यूस आर्क मिल रहा है, वहाँ पे श्रृंग है, और जहाँ पे डॉटेड मिल रहा है वहाँ पर क्या है, गर्त है। अब देखो श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिल गया, क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और जो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होगा वो आपका संपोषी होगा, ठीक है। और जहाँ पर ये आपको श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिल रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बात बता दी कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, लेकिन इनको दिखाया कैसे गया है, छोटे वृत्तों द्वारा। हॉलो सर्कल आपको जो दिख रहे हैं ये सारे आपके श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त इन पॉइंट पे मिलते हुए मिलेंगे। फिर दूसरे स्पॉट की अगर हम बात करें तो ऐसा भी कई पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा जहाँ पर कंटिन्यूस और जो डॉटेड आर्क हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। उन स्थानों पर क्या हो जाएगा, वहाँ तरंगाओं के श्रृंग दूसरी रेखा चित्र से उत्पन्न तरंगाओं के गर्त से मिलते हैं। उन स्थानों पर तरंगाएं विपरीत कलाएं में होती हैं। मीन्स अगर आप कई जगह पर देख पा रहे होंगे, जैसे ये स्पॉट जितने भी आपके डार्क सर्कल मतलब चेहरे पे डार्क सर्कल नहीं, यहाँ पर देखिए ये जितने भी आपको स्पॉट दिख रहे हैं डार्क वाले, तो यहाँ पर आप देखिए डॉट सर्कल और आपका यहाँ जैसे कि हाँ ये देखिए ये पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर क्रॉस मतलब डॉट और कंटिन्यूस, यहाँ पर देखिए डॉट और कंटिन्यूस, यहाँ पर देखिए डॉट और कंटिन्यूस। ये जितने पॉइंट है यहाँ पर श्रृंग और गर्त एक दूसरे से मिल रहे हैं। श्रृंग और गर्त मिलने का मतलब क्या हो गया कि श्रृंग और गर्त मिलने का मतलब ये हो गया, ये होता है श्रृंग और ये होता है गर्त। अब ये जब हो जाएगा तो इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, तरंगाएं विपरीत कलाओं में होती हैं और इन स्थानों पर परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। तो इंटेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, ये क्या होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जब विनाशी व्यतिकरण संपोषी में क्या होता है, ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इन स्थानों पर परिणामी आयाम दोनों तरंगाओं के आयाम के अंतर के बराबर होता है। यदि तरंगाओं के आयाम एक दूसरे के बराबर तो इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः वहाँ प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। और यहाँ पर कैसे पॉइंट दिखाए गए, काले बिंदु से दिखाया गया है। और यहाँ पे रेखाएं जो बनती हैं निस्पंद बनती हैं, और जहाँ पे श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिल रहा था वहाँ पर आपके प्रस्पंद रेखाएं बनती हैं, जिनको हम कौन सी एंटी नोडल लाइन बोलते हैं। नोडल लाइन आपकी कहाँ मिलेंगी, जहाँ पर आपको श्रृंग और गर्त यानी क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे। अब पर्दे एन पर दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ एकांतर क्रम में, यानी कि मैंने बताया था कि आपको ब्राइट डार्क एकांतर क्रम में, ऐसे नीचे की तरफ ब्राइट डार्क आपको मिलेगा। फिर यदि चूंकि व्यतिकरण तरंगों का एक अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि इसको कैरेक्टर को शो कर रहा है, अतः प्रकाश में व्यतिकरण का होना प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। यानी कि इंटरफेरेंस के इस एक्सपेरिमेंट से ये बात सच साबित हो गई कि बेसिकली लाइट का जो नेचर वो कैसा है, वेव नेचर है, ठीक है। यदि हम रेखा क्षेत्र एस पर बारी बारी से भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश डालें तो दीप्त पट्टियाँ उन्हीं रंगों की दिखाई देती है। अब जैसे मान लो आपने रेड कलर की लाइट का यूज़ किया, यहाँ से डबल सोर्स बनाया, तो आपको यहाँ पे उसी कलर के सारे स्पॉट दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं कम, वहाँ पर आपको रेड कलर थोड़ा डार्क दिखेगा, मतलब रेड कलर वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा हो जाएगी। और फिर डार्क अगर बनती है फ्रिंज तो वहाँ पे रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब आप ग्रीन यूज़ कर लो, जितने भी आप मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उन्हीं रंग की पट्टियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। और अलग अलग रंगों के प्रकाश से बनी पट्टियों की चौड़ाई अलग अलग होती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे लाल प्रकाश क्या होता है, लाल प्रकाश जो होता है, यहाँ पर लाल प्रकाश की जो व्यतिकरण पट्टियाँ होंगी वो नीले प्रकाश की व्यतिकरण पट्टियों से चौड़ी होती है। इसका मतलब क्या है, लाल रंग के लिए वेवलेंथ ज़्यादा इसीलिए रखी गई है क्योंकि लाल रंग ज़्यादा दूर तक चल सकता है इन कंपैरिजन टू आपका ब्लू कलर। इसीलिए यहाँ पर जो रेड कलर के लिए पट्टियाँ बनती हैं उनकी विड्थ, और जो ब्लू कलर की स्ट्रैप इस पर पट्टियाँ बनेंगी उनकी विड्थ, तो रेड कलर की पट्टियों के लिए विड्थ ज़्यादा होगी और ब्लू कलर के लिए कम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि रेड कलर के लिए क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो ये आपका छोटा सा एक लंबा वीडियो है, बीच में पॉज कर लेना, पानी पी लेना, ताकत वक़्त थोड़ा एनर्जी भर के तब इस टॉपिक को पढ़ना। टॉपिक इजी है, बहुत आसान है, टफ़ नहीं है। इंटरफेरेंस में ये पैटर्न जो बनता है इसी को हम बोलते हैं। ये आपको सारे ये जो मिल रही हैं इसी तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलता है।